बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के एल्गोरिथम को पढ़ रहे हैं, जो कि एक अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है। इस मॉड्यूल के अंदर हम एक और डेटा सेट लेके और उसके ऊपर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे जो हम डेटा सेट ले रहे हैं वो इमेजेस का डेटा सेट है। तो हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और पाइथन में इस डेटा सेट के ऊपर पीसीए लगा के देखते हैं। जब हम कोड के अंदर आते हैं तो हम यहाँ पे पहले लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करते हैं और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को भी हम यूज़ करेंगे डेटा को प्लॉट करके विजुलाइज करने के लिए। और यहाँ पे हम डिजिट्स का डेटा जो है वो लोड कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो 10 डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक उनके इमेजेस पड़े हुए हैं। और वो जो इमेजेस का डेटा है वो पिक्सेल्स की फॉर्म के अंदर है और पिक्सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 8 बाई 8 यानी 64 पिक्सेल्स जो हैं वो हमें हर इमेज के अंदर मिलेंगे। और उन 64 पिक्सेल्स को देख के हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि हम कौन से डिजिट को देख रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे हमारा एक यूज़ केस अच्छा बनता है कि क्या हम इन 64 पिक्सेल्स की वैल्यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं इनटू सम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। पीसीए के एल्गोरिथम हमने डीकम्पोजिशन लाइब्रेरी से sklearn की लाइब्रेरी से लिया है और sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से हमने स्टैंडर्ड स्केलर को भी ले लिया, क्योंकि हम डाटा को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। सबसे पहले हम डिजिट्स के डाटा को लोड कर लेंगे, जिसमें हमारा इमेजेस का डाटा जो कि पिक्सेलेटेड फॉर्म में है वो हमारे पास आ जाता है। और इसके अंदर हमारे पास 64 फीचर्स हैं, जो कि हमने देखा था कि हर इमेज के अंदर 64 पिक्सेल्स वैल्यूज़ होंगी। वहाँ से हम डेटा से उसका डेटा निकाल लेते हैं, इनपुट डेटा, और टारगेट से हम उसके टारगेट वेरिएबल्स निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी पिक्सल वैल्यूज़ हैं उनको डिस्प्ले करके हम उनकी थोड़ी सी फीलिंग लेते हैं। इस कोड सेल को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसकी एग्जीक्यूशन जो है इट टेक्स टाइम, क्योंकि हमारे पास जो बहुत सारे इमेजेस हैं और उनमें से हर इमेज के 64 फीचर्स हैं वो लोड हो रहे हैं। अब जब हमने इसको डिस्प्ले किया तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें पिक्सेल्स की वैल्यूज़ क्या मिल रही है। इसकी शेप को भी हम देखें तो हमारे पास 1797 डाटा एलिमेंट्स हैं हमारे डाटा के अंदर, एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी तक के जितने हमने डाटा सेट्स के ऊपर काम किए, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट। और हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो 64 कॉलम्स हैं। इनमें से हर कॉलम जो है वो एक पिक्सल लोकेशन की वैल्यू को हमें शो करता है। तो सबसे पहले हम पीसीए में अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो इस कोड के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने स्टैंडर्ड स्केलर का एक इंस्टेंस बनाया और फिर अपने इनपुट डाटा एक्स के ऊपर स्टैंडर्डाइजेशन को परफॉर्म कर दिया फिट ट्रांसफॉर्म के फंक्शन से। इस कोड सेल को भी हम एग्जीक्यूट करते हैं और अब आप देख सकते हैं कि जब हमने स्टैंडर्डाइजेशन की तो जो हमारी पिक्सल वैल्यूज़ थी वो अपने मीन के अराउंड जो हैं वो गैदर हो गई। तो ये वैल्यूज़ जो हैं इनका पिक्सेल्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पिक्सेल्स की स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज़ हैं जिनको विजुलाइज करना पॉसिबल नहीं हो। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस अपने डिजिट्स के डाटा के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने जब पीसीओ लगाया तो हमने नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स 2 ही दिए। अब ज़ाहिर है 64 कंपोनेंट्स को जब हम 2 कंपोनेंट्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। यूजुअली हम इतना ज़्यादा रिडक्शन नहीं करते, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एक दफ़ा डाटा को विजुलाइज करके उसकी लुक एंड फील लेना चाह रहे हैं, तो लिहाजा हमारी 2D प्लॉटिंग के लिए ये 2 कंपोनेंट्स ही हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे हम फिट ट्रांसफॉर्म का फंक्शन लगाएंगे अपने स्टैंडर्डाइज डाटा के ऊपर, जो पिक्सल वैल्यूज़ को हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया था। और फिर हमारे पास पीसीए के जो है रिज़ल्ट आ जाता है, जिसको हम डिस्प्ले भी कर देते हैं। इस कोड सेल को हम चलाते हैं तो अब हमें नज़र आ गया कि हमारे जो डेटा सेट है अब वो 2 कॉलम्स के अंदर रिड्यूस हो चुका है। तो पहले हमारे डेटा सेट की जो शेप थी वो 1797 बाय 64 कॉलम्स थी, जो कि अब रिड्यूस होकर रह गई है 1797 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि 2 प्रिंसिपल कंपोनेंट हमारे डाटा के बना दिए गए हैं, प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2। और जैसे हम पहले कई दफ़ा स्टडी कर चुके हैं कि ये दोनों प्रिंसिपल कंपोनेंट जो है ये एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होंगे। दैट मीन्स कि ये टोटली डिफरेंट पैटर्न्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करें
कि हमारे पास जो इमेज का डाटा है उसकी डायमेंशनलिटी को भी हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो लिहाजा कंप्यूटर विजन में जब हमारे पास इमेजेस या वीडियोस का डाटा आता है तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा होता है। लिहाजा कंप्यूटर विजन में हमेशा हमें डायमेंशनलिटी की प्रॉब्लम रहती है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम डेटा साइंस की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हमें डाटा मोस्टली एक टेबल की फॉर्म में मिलता है क्लाइंट की तरफ से, और उसके अंदर डायमेंशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। अलबत्ता अगर कोई ऐसा प्लांट है या कोई ऐसा क्लाइंट का डेटा है जिसके अंदर डायमेंशंस डेटा साइंस के प्रोजेक्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे भी हम पीसीए लगा के उन डायमेंशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट कोड सेल के अंदर जो है हम ओरिजिनल शेप और रिड्यूस शेप को भी डिस्प्ले कर लेते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि हमारा डाटा 1797 बाय 64 कॉलम से रिड्यूस होके 1797 बाय 2 कॉलम्स तक आ चुका हुआ है। अब ये डायमेंशनलिटी रिडक्शन है एट अ ह्यूज स्केल, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी वेरिएंस कितनी प्रिजर्व रही और इन्फॉर्मेशन लॉस कितना हुआ। तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम एक्सप्लेन्ड वेरिएंस रेशियो बता देंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि जो हमारे दोनों प्रिंसिपल कंपोनेंट्स हैं उन्होंने डेटा की वेरिएंस को किस हद तक प्रिजर्व रखा है। हम इस कोड सेल को चलाते हैं और हमें पता लगा कि हमारा जो पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट है उसकी जो एक्सप्लेन वेरिएंस रेशियो है वो 0.12 आई है, यानी कि इसने 12% वेरिएंस को प्रिजर्व किया। और जो हमारा सेकंड कंपोनेंट है उसकी वेरिएंस रेशियो 0.0956 आई है, यानी इसने 9.56% ऑफ द वेरिएंस को प्रिजर्व किया। टोटल वेरिएंस प्रिजर्व भी हम एक दफ़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसमें हम दोनों वेरियस रेशियोज को ऐड अप करके उनका रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं। इस कोड सेल को हम चलाते हैं तो हमें ये पता लगे कि हमारे डाटा की जो टोटल वेरिएंस प्रिजर्व हुई है वो 0.2159 हुई, यानी टोटल डाटा की 21.59% जो वेरिएंस है वो हमारी प्रिजर्व रही। तो ये रेशो काफ़ी कम है। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि 64 कंपोनेंट्स को यूजुअली हम 2 कंपोनेंट्स के अंदर रिड्यूस नहीं करते, लेकिन शुरू में डेटा को विजुलाइज करने के लिए, क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझने के लिए, क्लाइंट की तरफ से दिए हुए डेटा सेट को विजुलाइज करके उसको प्लॉट करने से हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। और प्लॉटिंग जो है वो 2D प्लॉट्स के अंदर हमें बहुत अच्छी मिल जाती है। तो हम पीसीए को ये कहते हैं कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है इसको 2 कंपोनेंट्स के अंदर रिड्यूस कर दो, ताकि हम इसको प्लॉट करके विजुलाइज करें और इसके पैटर्न्स के अंदर हम खुद उसकी इंसाइट्स ले सकें। नेक्स्ट स्टेप पे हम अपना एक स्कैटर प्लॉट बनवाते हैं मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी से, और वहाँ पे हम अपना पहला प्रिंसिपल कंपोनेंट और सेकंड प्रिंसिपल कंपोनेंट भी दे देते हैं। अब इस कोड सेल को हम चलाते हैं और हमारे पास जो ग्राफ है हमारा वो प्लॉट बन चुका हुआ है, जिसमें हमारे पास पीसीए ऑन डिजिट्स का डेटा सेट जो है उसके दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो प्लॉट हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 प्लॉट हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 को रखा। प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 जो है उसकी वैल्यू -10 से लेकर +7.5 तक जा रही है, और ये आप देख सकते हैं कि ये मीन के अराउंड स्टैंडर्डाइज है क्योंकि हमने डेटा को स्टैंडर्डाइज कर लिया था। प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 की जो वैल्यू है ये -7.5 से लेकर +10 तक जा रही है, और ये भी जो है अपने मीन के अराउंड सेंटर्ड। और डेटा के अंदर आप बहुत सारे कलर्स के अंदर डिफरेंट डॉट्स को देख सकते हैं, और हमें अंदाज़ा होता है कि डेटा के अंदर जो सेपरेशन है वो अच्छी खासी नहीं है। तो हमारे पास जो डिफरेंट क्लासेस बन रही हैं वो डार्क ग्रीन भी हैं, लाइट ग्रीन भी हैं, और डिफरेंट कलर्स के अंदर आ रही हैं क्योंकि हमारे पास जो डेटा सेट है उसके अंदर 10 डिफरेंट डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक। तो इस प्लॉट के अंदर हम उन 10 डिजिट्स के डेटा को देखने को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा हमने जो डेटा को विजुलाइज किया उससे हमें स्टैंडर्डाइज डेटा के ऊपर उसकी वेरिएंस का अंदाज़ा भी हो गया, और हमें ये भी पता लग गया कि हमारा जो पीसीए है उसने जो 2 कंपोनेंट्स प्रिंसिपल कंपोनेंट्स निकाले हैं उन्होंने वेरिएंस को किस हद तक प्रिजर्व किया और किस हद तक वो वेरिएंस को प्रिजर्व करने में नाकाम हुए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब हमने वेरिएंस को प्रिजर्व करने का टोटल सम निकाला था तो वो 0.2159 आया था, और हम डाटा की विजुअलाइजेशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी इतनी केओस है कि हमें वेरिएंस जो है वो 21% के करीब वाकई महसूस हो रही है। तो लिहाजा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस हमारे पास एक अनसुपरवाइज्ड डाटा की
एनालिसिस का एक बहुत अच्छा टूल है, जिससे हम डेटा की डायमेंशनलिटी को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम जब भी हमें क्लाइंट डेटा मिले, तो हमारा पहला स्टेप ये हो सकता है कि हम उस डेटा को स्टैंडर्डाइज करें और फिर उसको 2 कंपोनेंट्स के अंदर रिड्यूस कर लें। उन 2 कंपोनेंट्स का फ़ायदा ये होगा कि हम डेटा को 2D में प्लॉट करके एक डेटा की फीलिंग ले सकेंगे, और उससे हमें अंदाज़ा भी हो सकता है कि डेटा को कितने प्रिंसिपल कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना चाहिए। और उसके बाद फिर हम जब एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें, तो फिर जो हमारे ख़्याल में जितने कंपोनेंट्स हैं, उतने कंपोनेंट्स में हम उसको रिपीट करके ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रिड सर्च एल्गोरिथम भी लगा सकते हैं, जहाँ पे हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की तादाद के ऊपर एक लूप लगाते हैं, और एक रेंज के अंदर जो प्रिंसिपल कंपोनेंट्स की तादाद है, उसको ऊपर एक्सपेरिमेंट को रन करके देखते हैं कि हमारी वेरिएंस जो है वो कितनी ज़्यादा प्रिजर्व रखती है डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। और फिर उस वेरिएंस को देख के जब हम उसको प्लॉट करेंगे एज अ एल्बो प्लॉट, तो वहाँ पे जहाँ पे एल्बो का एक चेंज ऑफ डायमेंशन होगी, वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि हमारे आइडियल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स कितनी हो सकती है। तो अब आपके पास ये एबिलिटी है कि आप पाइथन के अंदर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को किसी भी तरह के डेटा सेट के लिए रन कर सकते हैं। तो आप अपने पास इसकी प्रैक्टिस करें, इसको डिफरेंट डेटा सेट्स जो माजी में हम यूज़ करते रहे हैं, या जो आपको ऑनलाइन डेटा सेट्स मिल जाते हैं, उसके ऊपर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के एल्गोरिथम को रन करें, और वहाँ पे उस डेटा को विजुलाइज करके उसकी इनसाइट्स लें, और फिर उसके अंदर ऑप्टिमल नंबर ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करने की भी कोशिश करें।